तो बिहार एसएससी के सिलेबस को देने के बाद अब हम लोग रीजनिंग के फुल टॉपिक को अपने चैनल पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का सेशन का टॉपिक रैंकिंग। तो रैंकिंग का पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो रैंक मीन्स व्हाट? रैंक का मतलब क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति का स्थान किसी दिशा से दे दिया जाए तो वो स्थान उस व्यक्ति का रैंक बन जाता है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से, पांचवा, फिफ्थ, तो लेफ्ट से का मतलब डायरेक्शन और पांचवा का मतलब पोजीशन। तो ये पांचवा जो है किसी व्यक्ति का रैंक कहलाएगा, यानी कि ऐसा स्थान जो किसी दिशा से दिया हो उस स्थान को हम उस व्यक्ति का रैंक बोलते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के टर्मिनोलॉजी पर बात करते हैं, यानी कि शब्दावली पर। तो रैंकिंग में 3 तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। एक फिक्स, दूसरा डिपेंडेंट, और तीसरा डाउटफुल। तो फिक्स टर्म जैसे लेफ्ट और राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक, ये 6 तरह का डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन में यदि फ्रॉम यानी कि से वाला टर्म यदि हम जोड़ दें, जैसे फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम बैक, तो जब हम बाएं से दाएं से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, अगर इस तरह से किसी व्यक्ति का रैंक दिया जाए तो वो फिक्स रैंक होता है, यानी कि वो रैंक या तो आरंभ से होगा या अंत से। अगर लेफ्ट को आरंभ मानते हैं तो राइट को अंत मानेंगे, टॉप को आरंभ मानते हैं तो बॉटम को अंत मानेंगे, और इस तरह से किसी व्यक्ति का रैंक हम फिक्स करते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट टर्म। तो डिपेंडेंट टर्म का मतलब है कि टू दी लेफ्ट ऑब्लिक राइट ऑफ, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के या तो लेफ्ट में या राइट में किसी पोजीशन पर हो तो इसको हम डिपेंडेंट टर्म बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के आधार पर दूसरे व्यक्ति का स्थान फिक्स करना, या तो उसके बाएं में या दाएं में, तो ये डिपेंडेंट टर्म कहलाता है। उसी तरह से अबव और बिलो, के ऊपर के नीचे, अहेड और बिहाइंड, के आगे के पीछे,
तो ये यहां पर 6 टर्म डिपेंडेंट टर्म है और तीसरा टर्म जो होता है वो डाउटफुल, और डाउटफुल जो है जैसे कि बिटवीन वाला टर्म डाउटफुल होता है। बिटवीन का मतलब बीच में, तो इस टर्म को हम डाउटफुल कहते हैं और डाउटफुल होने की वजह से अधिक और कम से कम यानी कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान बिटवीन वाला टर्म से निकाला जाता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो प्रश्न होता है वो बिटवीन टर्म की वजह से क्रिएट होता है। तो ये है रैंकिंग टर्म का, रैंकिंग चैप्टर का टर्मिनोलॉजी। अब हम इसको एक एक कर करके एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। तो इस प्रश्न में एक पंक्ति में रश्मि बाएं से 15वां, अगर हम बाएं को आरंभ से मान लें तो आरंभ से रश्मि 15वें स्थान पर तथा राइट से 20वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर हमको ये समझना होगा कि रैंक में 1% यानी कि एक व्यक्ति का रैंक 1% 1 रैंक होता है, लेकिन यहां पर रश्मि एक व्यक्ति है जो डबल रैंक पर है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट अगर हम इसको लेफ्ट और राइट को के मान को यदि जोड़ दिया जाए तो यहां पर कुल संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर 1% 2 रैंक है, तो 2 रैंक होने की वजह से यहां पर रश्मि डबल रैंक पर है, जबकि रूल ये कहता है कि एक व्यक्ति को केवल 1 रैंक पर होना चाहिए। इसलिए इस फॉर्मूला को हम सही करने के लिए L प्लस R -1 इक्वल टू T कर देंगे, तो ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रश्मि का भी एक ही रैंक हम अलॉट कर देंगे, क्योंकि 2 रैंक से -1 करने पर रश्मि भी सिंगल रैंक पर आ जाएगी। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं कि लेफ्ट से 15वां, फिर वही रश्मि जो है राइट से 20वां है, तो -1 यदि हम कर दें तो कुल संख्या जो होगा वो 34 हो जाएगा और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि L प्लस R -1 इक्वल टू T होता है। तो छात्रों यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि -1 हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब 2 रैंक पर होता है तो -1 करना यहां कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, इसका मतलब है कि कुल व्यक्ति की संख्या यहां पर दिया हुआ है। सुरेश बाएं से 25वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि सुरेश एक छोर से 25वां है, तो सुरेश का दूसरे छोर से क्रम ज्ञात करो। तो अभी हम एक फार्मूला यूज किए थे कि L प्लस R -1
इक्वल टू टी। तो यहां पर कुल संख्या पंक्ति में 42 है, तो कुल संख्या की जगह पर हम 42 कर लिए। फिर सुरेश जो है वो बाएं से 25वां, यानी कि बाएं की तरफ से वो 25वें रैंक पर है, और दाएं की तरफ से आपको रैंक बताना है सुरेश का, उसमें अगर हम -1 कर दें तो फिर आर का जो मान हो जाएगा वो 42 घटाओ 25 में से 1 गया 24, 24 करने के बाद वो दाएं से हो जाएगा 18वें रैंक पर, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि 42 छात्रों के एक वर्ग में मुकेश नीचे से फिक्स है 16वें स्थान पर, फिर हिमेश जो है वो मुकेश के ऊपर में 7वां है। इसका मतलब है कि हिमेश का रैंक मुकेश पर डिपेंडेंट है, मुकेश के ऊपर में 7वें स्थान पर हिमेश है। तो स्वाभाविक है कि हिमेश का भी रैंक नीचे से फिक्स हो जाएगा, जिसको कि हम एक ग्राफ में समझते हैं कि कुल व्यक्ति की संख्या यहां पर 45 है। तो यहां पर हम 4500 कर दिए, ठीक। ये हो गया टॉप से, ये हो गया बॉटम से, ठीक है। तो मुकेश बॉटम से 16वें स्थान पर है, 16th, ठीक। फिर हिमेश जो है वो मुकेश के ऊपर, यानी कि मुकेश के ऊपर में हिमेश है कैवें स्थान पर, तो 7वें स्थान पर। तो अब हिमेश का जो रैंक हो जाएगा, हिमेश का जो रैंक हो जाएगा वो नीचे से 16 और 7, 16 और 7 का मतलब हो गया कि नीचे से हिमेश का रैंक 23वां हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। तो अब हिमेश ऊपर से कौन से रैंक पर होगा, तो यहां पर हिमेश को अब डबल रैंक पर हमको रखना है। तो डबल रैंक जब होता है तो हम यहां पर टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल दे देंगे। तो नीचे से हिमेश का रैंक 23वां है, टॉप से आपको निकालना है, प्लस 23 घटाओ 1 बराबर कुल संख्या यहां पर 45 है, 45 है। तो अब हम टॉप का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो 45 घटाओ यहां पर हो जाएगा 22 का मतलब 45 में से 22 को यदि हम घटा लेंगे तो 23वां रैंक हो जाएगा टॉप से हिमेश का, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों देखें कि मुकेश नीचे से फिक्स हुआ, फिर मुकेश पर हिमेश डिपेंडेंट हुआ, तो अब हिमेश को भी हम नीचे से फिक्स कर लिए 16 और 7 23वें स्थान पर। कुल संख्या 45 है,
तो ऊपर से हिमेश का रैंक क्या होगा, तो इसका मतलब है कि या इस प्रश्न में हिमेश डबल रैंक पर जाने वाला है। तो अब टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल कर लिए, तो टी का मतलब टोटल। ये एक रैंकिंग का कोर फार्मूला है जिसको कि आपको हर जगह पर यूज करना होगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि 42 छात्रों के एक वर्ग में, इसका मतलब है कि क्लास में छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है। अजय का रैंक बाएं से अजय का रैंक बाएं से 17वां तथा विजय का रैंक दाएं से 12वां है। तो उनके मध्य छात्रों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिडिल नंबर ऑफ पर्सन आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको ग्राफ से देखते हैं। तो कुल छात्रों की संख्या यहां पर 42 है, ठीक है। अजय लेफ्ट से कैमरे रैंक पर है। अजय लेफ्ट से 17वें रैंक पर है, ठीक है। फिर विजय राइट से 12वें रैंक पर है। तो 17 और 12 का मतलब हो गया कि 29 व्यक्ति की संख्या आपके सामने आ गया, ठीक है। बाएं से 17वां रैंक, दाहिने से 12वां रैंक। तो 17 और 12 का मतलब हो गया कि 29 व्यक्ति आपके नजर के सामने आ गए। शेष व्यक्ति इनके बीच में है। शेष व्यक्ति बीच में होगा जिसकी संख्या हमको निकालना है। मध्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल संख्या घटाओ दोनों के रैंकों का योगफल। कुल संख्या यहां पर 42 है, घटा योगफल 17 और 12। इसका मतलब हो गया कि 17 जोड़ 12 दोनों के रैंकों का योगफल 29। तो बीच की संख्या 42 घटाओ 29 का मतलब 13, यानी कि बीच की संख्या 13 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस ग्राफ को पहले हम क्या कहते हैं इसको जान लीजिए कि जब एक व्यक्ति को किसी एक छोर से 17वें रैंक पर रखने के बाद दूसरा व्यक्ति उसके रेंज से यदि बाहर हो जाए यानी अलग हो जाए तो ऐसे ग्राफ को अपार्ट ग्राफ कहा जाता है। अपार्ट ग्राफ। और ये कब बनता है अपार्ट ग्राफ, जब कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या
दोनों के रैंक के योगफल से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तभी हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं और ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि कुल संख्या माइनस दोनों के रैंकों का योगफल। ठीक है, अब हम ओवरलैपिंग ग्राफ को समझते हैं, क्योंकि इसमें दो टाइप का प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न में कि 52 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, इसका मतलब है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या दिया हुआ है और ए बाएं तरफ से 32वें स्थान पर फिक्स है और बी दाएं तरफ से 35वें स्थान पर फिक्स है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। तो यहां पर हम पहले ग्राफ से समझ लेते हैं कि 52 व्यक्ति के एक पंक्ति में, यानी कि कुल संख्या 52 है। ठीक है, ए बाएं से कैवे रैंक पर है तो 32वें रैंक पर है। तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा सोचोगे कि कुल संख्या 52 है और ए का रैंक बाएं से 32वां है। इसका मतलब है कि 52 का आधा 26 और 26 से 32, इसका मतलब है कि आधा से जब अधिक मान हो, आधा से जब मान अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में ओवरलैपिंग केस की संभावना बनती है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके हाफ से ज्यादा मान हम ए के लिए रख लेंगे, क्या 32वें रैंक पर। ठीक है, किधर से, बाएं से। फिर दाहिने से बी जो है वो दाहिने से 35वें रैंक पर है। इसका मतलब है कि ये भी आधा से अधिक मान पर है। तो चलिए इसको भी हम हाफ से अधिक रेंज ले करके हम बी को यहां पर रख लें, किधर से, राइट से। ठीक है, और ये है 35वें रैंक पर। ठीक, तो इस तरह का जो ग्राफ है कि जब हम लेफ्ट से ए को रखे तो बी उसके रेंज में ही आ गया। इसका मतलब है कि ए के पहले बी काउंट हो गया पंक्ति में। जब हम लेफ्ट से व्यक्ति को काउंट कर रहे थे, ए को काउंट कर रहे थे, तो बी पहले ही काउंटेड हो गया, और जब हम राइट से बी को काउंट कर रहे हैं तो ए पहले ही काउंटेड हो गया। तो ऐसे स्थिति और परिस्थिति को हम ओवरलैपिंग ग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ग्राफ। ओवरलैपिंग ग्राफ, और इसका पहचान क्या है, तो इसका पहचान है कि कुल संख्या जो होगा वो छोटा हो जाएगा, किससे, तो दोनों के रैंक के योगफल से। दोनों के रैंकों के योगफल से वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में मध्य की संख्या हम कैसे निकालते हैं, मध्य की संख्या बराबर योगफल
घटाओ कुल संख्या घटाओ 2। -2 फिक्स है, यहां -2 फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दो बार काउंट हुआ, तो नियमतः एक बार घट जाना चाहिए। तो एक बार ये और एक बार ये, यानी कि 2 बार 2 संख्या यहां पर फिक्स होता है ओवरलैपिंग केस में। तो चलिए पहले हम इसका योगफल कर लें। तो 35 और 32 का योगफल कितना हो जाएगा? 67। 35 जोड़ 32, तो ये हो गया इसका योगफल। ठीक है, माइनस कुल संख्या यहां 52 है, घटाओ 2, तो क्या हो जाएगा? 35 और 32 का मतलब 67 घटाओ 52 घटाओ 2 का मतलब 13। तो दोनों के बीच में 13 व्यक्ति होगा और 13 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस मध्य की संख्या में 2 तरह का प्रश्न, एक ओवरलैपिंग ग्राफ और इसके पहले वाला क्वेश्चन अपार्ट ग्राफ, दोनों की पहचान अलग अलग होता है। तो ये हम क्लियर करेंगे बनाने के पहले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरचेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रैंकिंग का, और इसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पोजीशन, इंटरचेंज, टाइप। तो इस प्रश्न में देखते हैं कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 12वां तथा सुरेश दाएं से 18वां है, यानी कि 2 व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन से यहां पर फिक्स हो रहा है। फिर वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, यानी कि इंटरचेंज कर लें। तो रमेश बाएं से 21वां हो जाता है। तो यहां पर रमेश का 2 रैंक है, एक ही रास्ते से 2 रैंक यहां पर रमेश का है। एक रैंक इंटरचेंज के पहले वाला है और एक रैंक इंटरचेंज के बाद वाला है। रास्ता दोनों सेम है। तो चलिए पहले इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं, फिर इसको डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला से बना लेंगे विदाउट डायग्राम बनाए, इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं पहले ग्राफ मेथड। तो बाएं से रमेश जी हैं, रमेश को R से हम शो कर दिए। बाएं से कितना? 12वां। ठीक है, अच्छा सुरेश दाहिने से अठारहवां। ठीक है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें और रमेश चला जाए सुरेश के जगह पर और सुरेश आ जाए रमेश की जगह पर, तो ऐसे स्थिति में ये पहले रमेश 12 सीट पर था और आफ्टर इंटरचेंजिंग उसी रास्ते से वो जब सुरेश के पोजीशन पर गया तो वो बाएं छोर से हो गया कैमा? 21वां। 21वां। तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना है ऐसे स्थिति में।
तो यहां कुछ नहीं करना है, यहां देखना है कि पहले सुरेश जिस रैंक पर था उसको अंत से काउंट किया गया, और जब सुरेश के जगह पर रमेश आ गया तो रमेश को आरंभ से काउंट किया गया। इसका मतलब है कि ये दोनों पोजीशन सेम था। पहले सुरेश बैठा था और बाद में रमेश उस सीट पर आ गया, और टोटल रैंक यानी कि डबल रैंक वाला जो कॉन्सेप्ट है यहां पर यूज होगा। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि L प्लस R माइनस 1 इक्वल टू T होता है। तो पहले हम अंत से सुरेश वाला रैंक कितना 18 काउंट कर लिए, फिर सुरेश को रिप्लेस कर करके रमेश आ गया तो वो लेफ्ट से यानी कि आरंभ से 21वां स्थान पर चला गया। तो ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़ करके और एक हम माइनस कर लेंगे तो कुल संख्या बन जाएगा। इसका मतलब है कि कुल संख्या 38 हो जाएगा। अब एग्जाम में इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। यहां पर हमको ये देखना है कि जिस व्यक्ति का 2 बार रैंक दे, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति का 2 बार रैंक दे उसका हम दूसरा रैंक काउंट करेंगे। यानी कि रमेश का 2 बार रैंक दिया गया तो रमेश का हम दूसरा रैंक काउंट करेंगे। ठीक है, 21 ले लिए, जोड़ जिस व्यक्ति का 1 बार रैंक दिया होगा तो उसका हम पहले वाला रैंक काउंट करेंगे। तो 21 जोड़ 18 घटाओ 1 बराबर कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कुल संख्या बराबर जिस व्यक्ति का 2 रैंक हो उसका दूसरा रैंक काउंट करते हैं, और जिस व्यक्ति का 1 रैंक दिया हो तो उसका पहला रैंक काउंट करते हैं, और दोनों को जोड़ करके और 1 घटा लेंगे तो कुल व्यक्ति की संख्या हमको मिल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में कुल व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, तो 38। क्लियर है? चलिए अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटरचेंज में अब ये पहला क्वेश्चन था कुल संख्या, इसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं पोजीशन इंटरचेंज का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है। तो एक पंक्ति में सोनी बाएं से 17वां और मोनी दाएं से 22वां है, यानी कि 2 व्यक्ति को अलग अलग डायरेक्शन से फिक्स कर दिया। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, इसका मतलब है कि दोनों अगर इंटरचेंज कर लें अपने स्थान को, तो सोनी बाएं से 28वां हो जाता है। तो स्थान परिवर्तन करने के बाद वो 28वां हो जाता है। पहले कितना था, तो बाएं से 17वां, बाद में कितना हो गया, बाएं से 28वां। तो पूछा जा रहा है क्या कि स्थान परिवर्तन करने के बाद मोनी का नया क्रम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जिस तरीके से सोनी का पहले का क्रम 17 था, बाद का क्रम 28, उसी तरह से मोनी का पहले का क्रम 22,
तो बाद का क्रम आपसे पूछ रहा है, यानी कि नया क्रम क्या होगा। तो पहले हम इसको समझते हैं ग्राफ से, फिर डायरेक्ट बनाने का तरीका सीख लेंगे। तो देखते हैं ग्राफ को। तो लेफ्ट से सोनी, एस फॉर सोनी 17वें क्रम पर, क्लियर है। और मोनी राइट से 22वें क्रम पर, क्लियर है। अब क्या है कि ये दोनों अपना स्थान यदि बदल लेते हैं, ठीक है, तो सोनी लेफ्ट से 28वां हो जाती है स्थान परिवर्तन करने के बाद। तो ये पहले का रैंक है 17 और बाद का रैंक है 28। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या करना है कि पहले और बाद का हमको कंपेयर करना है कि जब वो अपना सीट पर था तो 17वां पर था, और जब वो मोनी के जगह पर गया तो 28 हो गया। इसका मतलब है कि उसका रैंक कितना बढ़ गया, दूरी कितना बढ़ गया। तो दूरी यहां पर 11 बढ़ गया। दूरी कितना बढ़ गया, 17 से 28 हो गया, तो दूरी 11 बढ़ गया। तो स्वाभाविक है कि ये दोनों के बीच की दूरी तो कांस्टेंट होगा। तो जितना दूरी सोनी का बढ़ेगा उतने ही दूरी मोनी का बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में आपसे पूछा गया कि मोनी जब सोनी के जगह पर आएगी तो उसका राइट एंड से क्रम क्या होगा, राइट एंड से उसका क्रम क्या होगा। तो स्वाभाविक है कि जितना मान सोनी का बढ़ा है उतने ही मान मोनी का बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि 22 और 11 33वां रैंक हो जाएगा नया क्रम किसका, तो मोनी का। मोनी का क्रम दाहिने से मोनी का क्रम, स्थान परिवर्तन के बाद मोनी का नया क्रम दाएं से ज्ञात करें। सॉरी, यहां पर डायरेक्शन दाएं से ज्ञात करें, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हमको नया रैंक जो मोनी का होगा वो 33वां हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए सेकंड अप्रोच। तो सोनी का क्रम, एस फॉर सोनी का क्रम जो है पहले कितना था, बाद में कितना था, ये हम कंपेयर कर लेंगे कि सोनी का क्रम पहले था 17 और बाद में सोनी का क्रम हो गया कितना, 28, ठीक है। अब मोनी का क्रम पहले कितना, 22, ठीक है। बाद में कितना, ये हमको निकालना है, तो स्वाभाविक है कि ये जो है कितना बढ़ा, तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 17 से 28 हो गया, 11 बढ़ा, तो ये भी 22 से 11 बढ़ करके 33 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा नया क्रम 33वां, ठीक है। इसको हम अगर गौर से देखें तो एक और तरीका से हम बना सकते हैं। यहां पर ये दोनों को कंपेयर कीजिए कि 17 है और ये 22 है,
कितना ज्यादा? 5 से ज्यादा। तो स्वाभाविक है कि बाद वाला भी रैंक जो है वो 5 ज्यादा के अंतर पर होगा। 17 से 22 तो ये 28 से 33, 17 से 22 तो ये 28 से 33। तो अगर हम रैंकिंग को समझ जाते हैं तो किसी भी तरीके से हम बनाएंगे, आंसर सही ही होगा। तो देखते हैं पोजीशन इंटरचेंज का तीसरा क्वेश्चन। तो एक पंक्ति में पंकज बाएं से 25वां तथा नीरज दाएं से 32वां है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो पंकज बाएं से 34वां हो जाता है। तो ये तो पहले भी इसी तरह का प्रश्न होता था, लेकिन अब आप देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों के मध्य यानी कि पंकज तथा नीरज के मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। पहले हम इसको ग्राफ से देखते हैं। तो लेफ्ट साइड से पंकज जो है वो 25वें स्थान पर है और नीरज राइट साइड से 32वें स्थान पर है। ठीक है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो बाद में पंकज जो है जब नीरज के पोजीशन पे गया तो वो 34वां हो गया। कितना हो गया? 34वां। कौन? पंकज। ठीक है। तो कह रहा है क्या कि पंकज और नीरज के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको यह ध्यान देना होगा कि जब पंकज अपने सीट पर था तो वो लेफ्ट से 25वें रैंक पर था और जब वो डॉट 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 नीरज के सीट पर चला गया तो वो उसी साइड से 34वें रैंक पर चला गया। ध्यान दीजिए, लेफ्ट से 34वां, यानी कि जब नीरज के पोजीशन पर गया तो वो अपने ही रास्ते से 34वें रैंक पर हो गया। इसका मतलब है कि इसका खुद का डिस्टेंस 35 और उसी रास्ते से नीरज का डिस्टेंस 34। इसका मतलब है कि बीच की संख्या जो होगा इसके अंतर से एक कम होगा। तो जितना इसका अंतर होगा उससे एक कम व्यक्ति की संख्या होगा। तो यहां पर दोनों के बीच का अंतर, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, अंतर पहले काउंट कर लीजिएगा कि ये 35 से 34 हो गया। तो अंतर कितने का हो गया? तो 34 घटाओ 25 बराबर 25 से 34 का मतलब कि ये संख्या हो गया 9 का, अंतर 9 का। तो ध्यान दीजिए, तो ये अगर डिफरेंस 9 का आया तो अब संख्या क्या हो जाएगा? डिफरेंस से एक कम होगा। इसका मतलब है कि 9 में से एक आप कमा दीजिएगा तो बीच की संख्या आ जाएगा। तो बीच की संख्या कितना हो जाएगा? 8। इसको हम फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, सेकेंड मेथड, सेकेंड अप्रोच, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड अप्रोच। तो बीच की संख्या यानी कि मध्य की संख्या बराबर तो पंकज का यहां पर बड़ा मान और छोटा मान एक ही डायरेक्शन से, तो बड़ा मान, पंकज का बड़ा मान, फिर पंकज का छोटा मान
जिसका 2 मान दिया रहे उसको हम क्या करते हैं कि बड़ा मान घटाओ छोटा मान घटाओ 1 कर लेते हैं, तो बीच की संख्या हमको मिल जाता है। इसका मतलब हो गया कि 34 घटाओ 25 घटाओ 1 बराबर बीच की संख्या। इसका मतलब है कि बीच की संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब रैंकिंग का हम 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। तो एक पार्ट में हम सामान्य क्वेश्चन रखे हैं, फिर इसके दूसरे भाग में हम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा हाई करेंगे। तो पहले आप लोग सामान्य क्वेश्चन को पढ़ करके अपना बेस मजबूत कर लीजिए, और फिर सेकेंड पार्ट में आप मास्टर हो जाएंगे पढ़ने के बाद। तो देखते हैं अगले वीडियो में रैंकिंग पार्ट 2।